हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा आईपीओ की। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ग्लैंड फार्मा के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और बताने से पहले कि सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम एक बार कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंपनी में क्या वो बात है कि उसे सब्सक्राइब करना चाहिए या क्या वो शॉर्टफॉल्स हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन नहीं करनी चाहिए। तो पहले आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ जो है वो फॉसन फार्मा इंडस्ट्रियल कंपनी जो है, शंघाई फॉसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये जो कंपनी है वो प्रमोटर है, कंपनी के पेरेंट कंपनी है फॉसन फार्मा, जो वो पेरेंट कंपनी है ग्लैंड फार्मा की 74% हिस्सा जो है वो होल्ड करता है। जिसके अंदर से जो इशू साइज है जो इस आईपीओ का वो 6500 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो उसमें से जो फॉसन फार्मा जो पेरेंट कंपनी है अपना स्टेक सेल कर रही है। तो जो लीड मैनेजर्स हैं इस आईपीओ के वो हैं नोम्यूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, कोटक महिंद्रा कैपिटल, हैंगटोंग सिक्योरिटीज और सिटी ग्रुप। तो ये जो है वो मेन चीज है आईपीओ के बारे में। 9 नवंबर मंडे से ये आईपीओ खुलने वाला है। जो आईपीओ का प्राइस बैंड होगा वो होगा 1490 से 1500 का प्राइस बैंड इस आईपीओ का होने वाला है। और जो मिनिमम लॉट जो आप लगा सकते हैं वो एक ही है, और जो मैक्सिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं वो होगा 13। तो प्राइस बैंड के हिसाब से, कट ऑफ प्राइस के हिसाब से, अगर आप एक लॉट लगाते हैं तो 15,000 रुपए लगेंगे, और अगर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स लगाते हैं तो 1,95,000 रुपीज लगेंगे। अगर हम कंपनी के बारे में अब बात करते हैं कि कंपनी कैसी है, तो कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर पीवीएन राजू, वो काफी अच्छा उनका बैकग्राउंड है। मेडिकल फील्ड में उनका काफी नाम है। उन्होंने बहुत ही अ, अच्छे से इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, इस कंपनी के मैनेजमेंट को सेट किया है। अगर कंपनी के अब कोर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो इंजेक्टेबल से रिलेटेड है। कंपनी बहुत ही हाईली डाइवर्सिफाइड कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स बनाती है, और जो कि देखा जाए इंडियन मार्केट में कोई भी इसका डायरेक्ट पीयर लिस्टेड नहीं है। किसी और फार्मा कंपनी को अगर देखा जाए तो उनका कोर बिजनेस जो है वो इंजेक्टेबल से रिलेटेड नहीं है। तो ग्लैंड फार्मा पहली ऐसी कंपनी इंडियन मार्केट में होगी जिनका कोर बिजनेस जो है वो इंजेक्टेबल से रिलेटेड होगा। अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो वो है कि मेजर रेवेन्यूज जो कंपनी के हैं वो यूनाइटेड स्टेट से आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 66% रेवेन्यूज जो है वो यूनाइटेड स्टेट से आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मा मार्केट है। तो अगर 66% रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि वहां से आते हैं तो ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईली रेगुलेटेड मार्केट है यूएसए की इन टर्म्स विद फार्मा। और ऐसा माना जा रहा है कि फार्मा मार्केट जो यूएसए की है इंजेक्टेबल से रिलेटेड वो 19% कैगर से ग्रो कर सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होगी। दूसरी चीज अगर हम इसी से रिलेटेड कंपनी से रिलेट करें तो ये होगी कि जो फार्मा का बिजनेस है यूएसए में, वहां पे डोजेस की बहुत शॉर्टेज है, स्पेशली इंजेक्टेबल्स में। तो अगर इस कंपनी के जो रेवेन्यूज है 66% अप्रोक्सीमेट जो है 66% अगर यूएस से आते हैं तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर कंपनी यूएस में एक्सपोर्ट करेगी और वहां पे डोज की शॉर्टेज है तो इन द लॉन्ग रन कंपनी के लिए ये काफी अच्छी बात साबित हो सकती है। तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कंपनी B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है अराउंड द वर्ल्ड। बाकी इंडिया के अंदर सिर्फ B2C टारगेटेड मॉडल यूज करती है। तो B2B मॉडल जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यूज करती है, और जो B2C मॉडल है सिर्फ इंडिया के अंदर यूज करती है। कंपनी के सात बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 22 प्रोडक्शन लाइंस हैं और 4 फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज हैं। इसके साथ साथ एपीआई में भी इनका काम है। तो अगर एपीआई, जैसे कि आपको पता है, काफी न्यूज में है, काफी अच्छे रिटर्न्स एपीआई कंपनीज को आ रहे हैं, क्योंकि जैसी समय एपीआई की मार्केट चल रही है, जो एक्सपोर्ट इंडियन कंपनीज एपीआई बनाने वाली कंपनीज कर रही है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो इस कंपनी के लिए भी ये काफी अच्छा साबित होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो ये है कि ये कंपनी जो है वो 60 से ज्यादा कंट्रीज, अप्रोक्सीमेट 60 कंट्रीज के अंदर जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करती है। जो इनका एक्सपोर्ट है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इनके एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं। तो अगर ओवरऑल कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और बहुत ही अच्छे से काम इस समय हो रहा है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अमेजिंग है। जो नंबर्स हैं वो मिलियंस में मेंशन्ड है। तो अगर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हम 2018 मार्च में देखेंगे तो वो था 16,000 मिलियन। तो अगर 16,000 मिलियन कंपनी का जो रेवेन्यू था 2018 में था, वो ग्रो करके मार्च 20 में 27,000 हो चुका है। और अगर हम सिर्फ जून जून का देखें, वो भी इस क्वार्टर 30 जून 2020 का क्वार्टर का देखें, तो वो रेवेन्यू 9,100
अप्रोक्सीमेट हो रहा है। तो अगर हम इसको 2 साल पहले के पूरे साल के रेवेन्यू से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखा जाए तो 2018 का टोटल रेवेन्यू और इस क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू जो है, इस क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू पूरे के पूरे ईयर 2018 के रेवेन्यू से आधे से ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल्स है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे तो 2018 मार्च में जो कंपनी का पैट था और जो 2020 में मार्च कंपनी का जो पैट था, अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा डबल दिखाई दे रहा है। और अगर इस क्वार्टर 30 जून 2020 के क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग आधा जो है वो जो इतना लास्ट ईयर कुछ साल में कमाया था पैट, वो सिर्फ इस क्वार्टर में आधा कमा चुकी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जो कुछ पॉइंट्स है कंपनी के बारे में जो हमें देखने चाहिए वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसका इम्पैक्ट इस आईपीओ पे ना पड़े, क्योंकि जैसा अभी हमने पीछे देखा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा है, तो एक वो मेन पॉइंट सामने आ सकता है। अगर कंपनी की डेट की बात की जाए तो कंपनी का डेट है वो काफी मिनिमल है, और जैसे कंपनी के फाइनेंशियल है उस हिसाब से डेट कोई एक बड़ा रीजन फाइनेंशियल्स में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो सामने आती है वो एक फ्री कैश फ्लोस। कंपनी के फ्री कैश फ्लोस काफी हद तक सही है, कंपनी के पास कैश इन हैंड है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे कंपनी की, तो जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी ठीक है। कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में अपना कैपिटल, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम और कंपनी के बारे में जानेंगे तो उस हिसाब से कंपनी का जो बिजनेस लेआउट है, जो बिजनेस मॉडल है, वो काफी डाइवर्सिफाइड है। जैसे हमने पहले देखा इंजेक्टेबल्स का है, फार्मा, इंडियन फार्मा कंपनी, इंडियन ड्रग मेकर जो है वो 3 साल के बाद एक आईपीओ ला रहा है। लास्ट जो आईपीओ आया था वो एरिस लाइफ साइंसेस का आया था, और ये जो आईपीओ है उसका इशू साइज नियर अबाउट 6500 करोड़ का है। तो काफी बड़ा इशू साइज है, काफी बड़ा आईपीओ है जो इंडियन मार्केट्स में अब वापस आ रहा है। जो अगला मेन क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, तो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरे को लगता है वो ये है कि हाँ, हम इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इस आईपीओ में हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से चाहे तो भी कर सकते हैं। जैसे सबको पता है कि फार्मा इंडेक्स जो है वो न्यू लाइफ हाइस पे है, फार्मा कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बस जो एक मेजर दिक्कत की बात यह है वो है कि इंडिया चाइना के रिलेशन, जो कंपनी ग्लैंड फार्मा की जो पेरेंट कंपनी है वो चाइनीज है, वो एक थोड़ा डाउट आता है। बट अगर उसको छोड़कर कंपनी को देखिए तो कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट काफी साउंड है, तो उस बेसिस पे भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ग्लैंड फार्मा के बारे में कुछ समझ आया होगा, आईपीओ के बारे में पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारी लर्निंग वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।